नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर। हम लगातार अपनी श्रृंखला में रिपोर्टिंग और उससे जुड़े पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं और हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं दिनेश पाठक जी, जिनका एक लंबा अरसा पत्रकारिता जगत में रहा है। आइए आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के बारे में, यानी खोजी पत्रकारिता के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शिवम, शुक्रिया। सर, हम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के बारे में बात कर चुके हैं, हम हेल्थ रिपोर्टिंग के बारे में बात कर चुके हैं और रिपोर्टिंग के जो बेसिक्स हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के बारे में, यानी खोजी पत्रकारिता के बारे में। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आखिर है क्या और ये दूसरे जो विषय हैं उनसे किस तरह से अलग है? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग अलग इसलिए है क्योंकि उसमें जैसे नाम से ही है तो उसमें हमें पड़ताल ज़्यादा करनी होती है और पड़ताल करते हुए उसमें कई बार समय भी ज़्यादा लग जाता है। रिपोर्टिंग में अब बहुत जल्दी में है, टेलीविज़न और सोशल मीडिया ने रिपोर्टिंग की स्पीड बढ़ा दी है। इसे मैं बुरा तो नहीं मानूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन का वो समय नहीं मिल पा रहा है जो रिक्वायर्ड था। पहले लोग एक एक हफ्ते 10-10 दिन, हम ही लोगों ने जब रिपोर्टिंग शुरू की है तो एक एक हफ्ते हम रिपोर्टिंग में समय लगाते थे, इन्वेस्टिगेशन में समय लगाते थे और उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता था। उस तरह के बड़े पैकेज आ जाते थे और मतलब न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में उसका बड़ा मतलब जब जिस दिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स छपती थी उस दिन जरूर कुछ अच्छी बातें हो जाती थी, कुछ बधाइयाँ मिल जाती थी, कुछ चीज़ें, तो उसमें काम दिखता है। और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कोई ऐसे नहीं है कि 100, 200, 300, 400 शब्द में निपटाई जा सकती है। उसके लिए फिर हमको इन डेप्थ नॉलेज भी गैदर करनी होती है और वैसे ही लिखा भी जाना चाहिए या दिखाया भी जाना चाहिए। टेलीविज़न की बात अगर हम करें तो दिखाया भी जाना चाहिए और निश्चित तौर पर वो टाइम टेकिंग जॉब है। तो सबसे पहली शर्त है कि हमें समय चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बदलने के लिए हमें टाइम चाहिए। फिर यह भी है कि इन्वेस्टिगेशन किस विषय का होगा। प्रायः ऐसा माना जाता है कि क्राइम रिपोर्टिंग में ही इन्वेस्टिगेशन होता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इन्वेस्टिगेशन कहीं भी हो सकता है, क्राइम में भी हो सकता है और दूसरे पहलुओं में भी हो सकता है। तो जो लोग ये मानते हैं कि क्राइम में ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है, उन्हें मैं करेक्ट करने की गुजारिश करूंगा कि वो अपने को करेक्ट करें। इन्वेस्टिगेशन कहीं भी हो सकती है क्योंकि आज देश हमारा जिस मुकाम पे खड़ा है, हम विकासशील भारत हैं, तो विकासशील भारत को हर एंगल से, चाहे वो रूरल रिपोर्टिंग हो, डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग हो, इकोनॉमिक रिपोर्टिंग हो, बाकी जो रिपोर्टिंग के अन्य पहलू हैं, सब में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पहले इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भर्ती होते थे, उनको यही काम था उनका, को महीने में 2-3-4 रिपोर्ट ही करते थे, लेकिन वो बड़ा इम्पैक्ट डालती थी। अब वो शायद सिस्टम से धीरे धीरे निकलता जा रहा है क्योंकि हम जल्दी में हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा और मैं गुजारिश करूँगा सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से कि जिनके पास भी संसाधन है उन्हें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। अदरवाइज ये एक विधा फिनिश होती जा रही, खत्म होती जा रही है। तो हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो समझेगी ही कैसे कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है क्या। आपने सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अब मीडिया संस्थानों को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सर, क्या वजह रही है कि एक हमने दौर वो भी देखा जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की तमाम रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से नदारद है। वो मैंने कहा ना कि जल्दी है, जो सोशल मीडिया का प्रभाव आया, टेलीविजन का प्रभाव आया, तो इसलिए वो सब लोग जल्दी में हैं। और जो अभी हमारे यहाँ बहुत रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई है लखीमपुर में, आपने देखा होगा कि टेलीविजन, अखबार, उसमें टेलीविजन में पैकेज बनाने का और अखबारों में पन्ने रंगने का एक प्रचलन सा बढ़ गया। मैं सारे रिपोर्टर्स का सम्मान करते हुए कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा वाकई परफॉर्म किया है। जिनको रिपोर्टिंग की समझ थी, इन्वेस्टिगेशन की समझ थी, उन्होंने साइलेंटली वहाँ रुक के कैंप करके किया और बाद में बहुत अच्छी रिपोर्ट्स निकली। जब 2-3-4 दिन का शोर थमा, उसके बाद भी रिपोर्ट्स कुछ अच्छी आई हैं। उसको बढ़ाए जाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अब खत्म, अब हमने तो सब कर लिया, जबकि जहां हम ये सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, वहीं से असल में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग शुरू होती है। तो अगर हमारे पास क्यूरियोसिटी है, हमारे पास जिज्ञासा है, हमारे पास वकीलों की तरह तर्क करने की क्षमता है, हमारे पास मैं एक उदाहरण देता हूं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का। सबसे सटीक उदाहरण मेरी नजर में है प्याज। प्याज हम देखते हैं तो उस पर अजीब सा एक छिलका होता है। जैसे हम ऊपर की परत हटाते हैं तो एक खूबसूरत सा कवर दिखता है, लेकिन फिर भी नीचे और ऊपर
उसमें फिर भी गंदगी रहती है, तो हम घर नीचे से काट देते हैं, ऊपर से काट देते हैं, तो फिर प्याज और साफ दिखने लगती है। फिर एक परत हम और हटाते हैं तो और चिकनी और साफ सुथरी दिखने लगती है। और जैसे जैसे हम परत हटाते जाते हैं उसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है और उसके प्रति बरबस आकर्षण बढ़ता जाता है। सेम स्टेप हमें रिपोर्टिंग में देखना होगा कि रिपोर्टिंग में जब हम परत दर परत सूचना है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी बात है वो ये है कि रिपोर्टर का क्यूरियस होना बहुत जरूरी है, उसका जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है, सूचना के पीछे की सूचना आना जरूरी है। कई बार जो हमें दिखता है वो नहीं होता, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इसका फर्क तभी कर पाएगा आदमी जब क्यूरियस होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इससे पहले ये कही कि पहले मीडिया संस्थान मानते थे कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए एक अलग से रिपोर्टर हायर किया जाता था, उन्हें 3-4 रिपोर्ट्स ही महीने में वो सबमिट करते थे। ऐसे में अब अगर आज की तारीख में देखा जाए तो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए एक रिपोर्टर को कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए या कौन कौन सी वो मूलभूत जरूरतें हैं जो वाकई में पूरी करनी चाहिए? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए मेरी नज़र में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है पत्रकार का ईमानदार होना। ईमानदार मतलब भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पेशे के प्रति ईमानदार होना, कि वो दिल लगा के करे। अभी पत्रकारों के साथ एक मुश्किल आ रही है, जो यंग ब्लड मुझे देखने में आ रहा, मैं गलत हो सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हो जाऊँ इसमें। यंग जर्नलिस्ट अभी मौके पर जब जाता है किसी भी, तो वो शो करने की कोशिश करता है कि वो पत्रकार है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में ये बात खारिज की जाती है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में ये बात खारिज की जाती है, आप अपनी पहचान छिपा के एक जर्नलिस्ट के रूप में नहीं, एक कॉमन मैन के रूप में अगर आप जाते हैं, मैं मसलन उदाहरण दे रहा हूँ, कोई बड़ी घटना हुई है, वहां जर्नलिस्ट का लब्बा लगा के टिप्पा लगा के पहुंचते हैं तो आदमी आपके प्रति सावधान हो जाता है। लेकिन अगर 10 लोग एक मोहल्ले में कोई बड़ी घटना हुई और वहां ग्रुप बना के बैठे हैं या ग्रुप बना के खड़े हैं, घटनास्थल को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आप वहां जा नहीं सकते, तो उस समय आप क्या करें? उस समय नॉन जर्नलिस्ट की हैसियत में, कॉमन सिविलियन की हैसियत में अगर उस भीड़ का हिस्सा हो जाएं और धीरे से उस बातचीत में अपने को शामिल कर लें, तो आपको तमाम ऐसी सूचनाएं मिल जाएंगी जो आगे काम आएंगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुरंत वो इन्वेस्टिगेशन आपकी पूरी होगी, बट वो आगे काम आएगी। जो आगे काम आएगी, स्टोरी को पकाने में काम आएगी, स्टोरी के परत के अंदर जाने में काम आएगी। तो ये एक टेक्निक है जिसमें हमें आगे बढ़ते हुए सूचनाओं के पीछे की सूचनाएं लाने की आदत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की पहली जरूरत है। दूसरी बात जो आपके सवाल से सीधी जुड़ती है कि जिस विषय का इन्वेस्टिगेशन हम करने जा रहे हैं उसकी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, उस विषय की नॉलेज, घटना की नॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस विषय की नॉलेज। मतलब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जब हम लोग रिपोर्टिंग करते थे तो उस समय एक फूड स्कैम हुआ था। मतलब पूरी मालगाड़ी का बैगन पेपर्स में बांग्लादेश चला गया था और वो बड़ा, मतलब ये राशन की दुकानों से जो राशन वितरण होता है इसका घोटाला था। और वो जब लिखा जाना शुरू हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने ही किया, हमारे साथ बहुत सारे साथियों ने किया, लेकिन मैं भी उसका पार्ट था। धीरे धीरे खुलता गया तो वो 22-23 जिलों तक वो जांच पहुंची और उसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। और उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह की, बट हुई, वो शिनाख्त हुई, उसमें सरकार ने जांच के आदेश किए, बड़ी कमेटियां बनी, SIT बनी जिसने जांच करके इस तरह की चीज़ों की फाइंडिंग्स निकाली कि उसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, मुकदमे लिखे गए। तो वो एक लगातार प्रक्रिया, मतलब मुझे अगर सही याद आ रहा तो लगभग 1 वर्ष तक तो मैंने ही उस घटना को रिपोर्ट किया है। मतलब 1 वर्ष बहुत लंबा वक्त हो, 1 वर्ष तक। और उसमें अनेक चीजें, कई बार हमको स्पॉट पे जाना पड़ा, गोंडा में गया, लखीमपुर गया, महाराजगंज गया, बहराइच गया, कोटे की दुकानों पर गया, लोगों के पास गया, जहां से कोटे के दुकानदार से उसकी लिस्ट ली तो उसमें नाम जो लिखा था, उसमें एड्रेस लिखा था, उन तक पहुंचा। तब वो चीजें खुलती हुई गई। और वो अखबार और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दोनों को कहिए कि उनका एक मिला जुला स्वरूप निकल के आया कि जो अखबारों की सूचना थी उसको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों ने इस्तेमाल किया और उनसे जो थोड़े मोड़े इनपुट हमें मिले उसको हमने अपनी रिपोर्ट में इस्तेमाल किया। इरादा उस स्कैम को पब्लिक के सामने लाना था, सरकार के सामने लाना था, शासन सत्ता के सामने लाना था कि हमारे हिस्से का जो अनाज है वो कैसे ठेकेदार, अफसर, राशन का दुकानदार कहाँ खा जा रहे हैं, वो कैसे खा जा रहे हैं, क्योंकि गरीब परिवार हमारे बहुत ज्यादा हैं। तो वो एक बड़ा स्कैम था जिसको देखा गया। तो विषय का ज्ञान आपके पास, अगर राशन के घोटाले में आपको कोई जांच करनी है और राशन की दुकान काम कैसे करती यही नहीं पता है,
या हमारी राशन की दुकान से लेके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल की जो चेन है उसकी ही जानकारी नहीं है, उससे जुड़े जो नियम कानून है उसकी जानकारी नहीं है, उसमें कहां कहां घपला घोटाला हो सकता है उसकी जानकारी नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आप नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप कोई टास्क आपके सामने एक रिपोर्टर के रूप में आता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पॉट पर जाने से पहले उस विषय की नॉलेज करिए, उसका बेसिक जानिए, कुछ किताबें, कुछ नियम, कुछ कानून, उस डिपार्टमेंट के कुछ पुराने लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस भी विभाग से जुड़ा मामला है उसके यूनियन के लोगों को मिल लीजिए। यूनियन के लोग बहुत मुफीद साबित होते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, क्योंकि उनके पास तमाम राज इंफॉर्मेशन होती है जो जरूरी नहीं कि आपके मतलब की हो, लेकिन उसमें से अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन की क्षमता है तो उनमें से तमाम सूचनाएं आप अपने मतलब की निकाल के और उसको आगे बढ़ा देंगे। और यूनियन की बात मैंने इसलिए की क्योंकि वो लोग तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। कई बार हम कर्मचारी नेताओं को बहुत हल्के में लेते हैं, पत्रकार, उनको हम तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग की पहली शर्त है, मैं इस आपके कैमरे के सामने मैं कहना चाह रहा हूं कि रिपोर्टिंग के दौरान मेरे पास फाइलें आ जाती थी, शासन की, सत्ता की फाइलें आती थी, पूरी की पूरी फाइलें आती थी, और मैं उसमें ईमानदार था कि जो लोग हमें फाइल दे जाते थे उनसे हमारा खाली याराना था, उनसे हमारे रिश्ते थे, जिसके बिना पर वो शाम को ऑफिस से निकलते, साइकिल पर फाइल पर बांधते, मेरे घर पे छोड़ जाते, मैं दफ्तर में होता, रात में पहुंचता तो उस फाइल को मैं पढ़ता और अगली सुबह वो फिर हमारे घर से वो फाइल उठा लेते। मेरी ईमानदारी ये थी कि उसकी फोटोकॉपी भी मैंने कभी नहीं कराई, और उनकी ईमानदारी ये थी कि रिश्तों के आधार पर वो फाइल हम पे इतना भरोसा करते थे कि इस फाइल से दिनेश जी कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, और वो अगली सुबह फाइल जाके दाखिल हो जाती थी। तो आपको भरोसा भी सूत्रों से, जो आपके इन्फॉर्मर हैं, जो आपके लिए मददगार हैं रिपोर्टिंग में, उनका भरोसा भी आपको जीतना होगा। आज हमने भरोसा खोया है, उस भरोसे को पाना होगा। अनेक मौके हमें याद आते हैं कि जब हम लोग सीनियर ऑफिसर्स के पास सचिवालय में बैठा करते थे, पुलिस में बैठा करते थे, अब वो भरोसा नहीं दिखता है। वो भरोसा इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि अफसर हमारे जो पत्रकार हैं उन साथियों पर कर पाते हैं भरोसा, और नहीं पत्रकार उन अफसरों पर भरोसा करते हैं। लेकिन शिवम, उसमें हमने अपनी तरफ से चूक की है। हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया, हमने फोटो खींचना शुरू किया, हमने उनकी आवाज रिकॉर्ड करनी शुरू। मैं आपको बलपूर्वक बताना चाहता हूं कि हम लोग जब बैठते थे, अधिकारी के पास 10 लोग बैठे हैं, अफसर में इशारा कर देता था, हर सीनियर अफसर के साथ एक कमरा अटैच होता है जहां तमाम फाइलें पड़ी होती हैं, वो हमें इशारा कर देता था। अगर उसे कोई ऐसी बात करनी है, हम उसके पीछे के कमरे में चले जाते थे और वहां जो भी फाइल अवेलेबल है हम उसको पढ़ते थे तो लेकिन कभी फोटो, जब हमारे हाथ में मोबाइल 98 के आसपास आया था और 2000 के आसपास से तो मैं स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं, तो उस समय भी मैंने रिपोर्टिंग की है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उसकी फोटो खींच ली होगी। हमने बस कोई फाइल हमारे मतलब की दिखी, जब वो अधिकारी खाली हुए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, भाई साहब वो फाइल मैंने देखी है पीछे, उससे जुड़ी कुछ चीजें हमें शेयर कर दीजिए। तो चूंकि फाइल हमारी पढ़ी हुई थी, कुछ अपडेट उनकी ओर से मिल गई, अब उस स्टोरी को हमने जाके कहीं और पकाया। तो ये पहली शर्त है कि हमारे पास विषय की नॉलेज हो और हम ईमानदार, जिसकी बात मैंने शुरू में कही थी कि पत्रकार का ईमानदार होना बहुत जरूरी है, वो इसी ईमानदारी की बात मैं कर रहा था। ठीक है सर, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में आपने तमाम सारी चीजें बता ही दी हैं, चुनौतियां भी आपने बता दी हैं, किस तरह की चुनौतियां आती हैं सामने, लेकिन आगे इस क्या भविष्य है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में और इसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं? अब मेरा अभी भी मानना है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में अभी भी काफी संभावनाएं हैं। बस मुद्दा यह है कि सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस क्या उस पर कितना समय दे रहे हैं, कितना मैन पावर उस पर लगा रहे हैं। चूंकि इस समय क्राइसिस में है, कोरोना के बाद तमाम दिक्कतें मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी खड़ी हुई हैं, लोगों ने मैन पावर कट किए हैं, फाइनेंशियल बैलेंस बनाने के लिए भी दिक्कत की है, बिजनेस में लॉस आया है, तो उसमें संभव है कि लोग उतना समय न दें, लेकिन ऐसा होना चाहिए और ये समय की मांग है। हमारे देश में हम करप्शन में काफ़ी आगे हैं, हम कुछ भी कहें, कितना भी गर्व फील करें, लेकिन भारत देश करप्शन में पूरी दुनिया में अपना अच्छा खासा नाम रखता है। हमारे देश में भूखमरी की स्थिति बहुत खराब स्टेज में हम हैं। हमारे देश में खून में कमी बेटियों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। हमारे यहाँ छोटे बच्चों की जो मौत है, साल भर के अंदर के बच्चों की मौत बहुत होती है। हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल बहुत नीचे है, बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाद सेकेंडरी में नहीं जा रहे हैं, सेकेंडरी वाले हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा?
सरकारें तो अपनी बातें अपनी पीठ थपथपाने में लगी हैं, हमें उन चीज़ों को सामने लाना होगा और ये जिम्मेदारी जर्नलिस्ट की ही है। निश्चित तौर पर कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पर लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी भी संभावनाएं हैं और इस पर काम करने की जरूरत है। और इसकी जिम्मेदारी जो लीडिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो टेलीविजन के हों, चाहे डिजिटल के हों, चाहे प्रिंट के हों, उनकी है जो उन्हें काम करना चाहिए। सर, हमने तमाम वो नाम सुने हैं पिछले एक दशक पहले जिन्होंने खोजी पत्रकारिता में एक वाकई में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब वो नाम सभी बिल्कुल नदारद है ना, वो सामने आते हैं और ना उनको कोई पहचानता है। आज के अगर जो पत्रकार हैं, जो नए नवेले पत्रकार हैं, उन्हें शायद उनके नाम भी नहीं पता होंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कोई दबाव के चलते वो अंडरग्राउंड है या फिर क्या कुछ चीज है? नहीं, दबाव के चलते नहीं है। उनका एक्सपोजर अब उस तरह से नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के सामने तमाम दिक्कतें हैं। मैं आपको एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक उदाहरण देना चाहूँगा जो मुझे याद आ रहा है। एक अखबार है जो कलकत्ता से निकलता है, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ में एक 4 लाइन की खबर छपी कि एक बुजुर्ग महिला ने हरियाणा में बच्चे को जन्म दिया। महिला की उम्र कुछ 70-72 के आसपास लिखी थी, वो मैं नंबर मिस कर रहा हूँ, और ये पीटीआई की रिपोर्ट थी। किस अखबार में छपी किस में नहीं छपी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पीटीआई ने जारी किया था। टेलीग्राफ का रिपोर्टर कलकत्ता से उड़ता है, दिल्ली लैंड करता है, दिल्ली से चंडीगढ़ लैंड करता है, और वहां से वो सबसे पहले उस रिपोर्टर से मिलता है जिसने वो रिपोर्ट लिखी है। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शायद कुछ हिसार का मामला था, हिसार या रोहतक का मामला था। वो उस रिपोर्टर से मिलता है और रिपोर्टर ने जो बताया, उसने कहा कि साहब हमारे पास चूंकि एक कुछ पीटीआई के पास कुछ ऐसे एजेंसियों के पास टास्क होता है कि भाई छोटे रिपोर्टरों को भी कुछ इस तरह का देना पड़ेगा, इतनी कुछ एक्सक्लूसिव टाइप के। तो उसने एक्सक्लूसिव के चक्कर में एक 70-72 साल की महिला को बच्चे की माँ बना दिया कि उसको बच्चा पैदा हुआ है। फिर वो रिपोर्टर चाहता तो वहां से लौट सकता था, बट टेलीग्राफ ने ऐसा नहीं किया। मैं उस लीडरशिप को सैल्यूट करता हूं टेलीग्राफ की, कि वो रिपोर्टर उस गांव तक, उस महिला तक पहुंचा और उसकी एक बड़ी गरीब महिला थी, बुजुर्ग थी, गरीब थी, तो जैसी आबा काबा होता है उस तरह की एक तस्वीर टेलीग्राफ ने छापी और फुल पेज की रिपोर्ट छापी जो उसकी जर्नी थी। और उसमें क्या क्या उन्होंने कवर किया, उन्होंने इसको तो खारिज ही किया, जर्नलिज्म के उस पहलू को खारिज किया जिसकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसमें रिपोर्टिंग के उस पहलू को भी खारिज किया कि आप अंधी दौड़ में शामिल होकर आप कोई भी सूचना कैसे पास कर सकते हैं। रिपोर्टर चूंकि भरोसे का साथी होता है, किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा रिपोर्टर बहुत ही सम्मानित और बहुत ही जिम्मेदार होता है, हम उसकी बात पर भरोसा करते हैं। लेकिन अंधी दौड़ में एक टारगेट पूरा करने के लिए अगर कोई रिपोर्टर इस तरह की झूठी खबरें करता है तो वो पाप की श्रेणी में आना चाहिए, वो अपराध की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। उस रिपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए। और वो सारे पहलुओं को देखते हुए उस महिला की गरीबी तक को उस रिपोर्टर ने टेलीग्राफ के उठाया, तो उस समय वो रिपोर्ट काफी चर्चा में आई थी। ठीक बात है सर, बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का सहयोग बड़ा काम आता है और वो सबसे ज़रूरी भी है। ऐसे में हम लगातार जो ये देखते हैं कि जो हमारे जो दूसरे पत्रकार साथी हैं वो एक दूसरे पत्रकार को मदद करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इधर कमी आई है इसमें। पहले तो मैं फिर आपको अपनी ही बात बताऊंगा कि मैं जब जिस अखबार के लिए काम करता था, मैं हिंदुस्तान के लिए काम करता था, और हमारे साथी जो रिपोर्टर चाहे अमर उजाला के हों चाहे दैनिक जागरण के हों, उस समय नवभारत टाइम्स लखनऊ में बंद हो चुका था, अब फिर से शुरू हो गया है। तो जो साथी हमारे थे, हमारा तो बहुत गजब का साम्य था और कई बार हम तो अपनी लिखी हुई रिपोर्ट शेयर कर देते थे, इस शर्त के साथ शेयर करते थे कि तुम इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करोगे, तुम्हें हम इसलिए पढ़वा रहे हैं कि तुम इसमें इनपुट तुम्हारे पास जो हो वो मुझे शेयर कर दो। और ऐसा वो भी हमारे साथ करते थे। तो इनपुट का आदान प्रदान जिसके पास विषय की है, मैं आज की तारीख में मैंने अपने पूरे जीवन में, पूरे 28-29 साल का जो मेरा करियर है, उस पूरे करियर में इस बात का ध्यान रखा कि जब भी कोई नया रिपोर्टर हमारे सामने आया, कोई नया सीनियर व्यक्ति हमारे सामने आया जो मेरे से जूनियर है लेकिन पत्रकारिता में सीनियर है, उसने अगर हमसे कोई मदद मांगी तो मैंने दिल खोल के की है। पहले ऐसा नहीं था, निश्चित तौर पर कंपटीशन के चक्कर में ये हुआ है और हाल के दिनों में कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये भरोसे का मामला है। मैं फिर वही भरोसे की बात करूंगा कि हमें एक दूसरे के प्रति भरोसा करना चाहिए। हमारा कंपटीशन जब होता था तो हम भी कंपटीशन करते थे अपने रिपोर्टर साथियों से, लेकिन रूटीन की खबरों में,
रूटीन की खबर नहीं छूटनी चाहिए, ना उसकी ना मेरी। लेकिन जो एक्सक्लूसिव हमारी है, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हमारी है, उसमें हम तो किसी की मदद ले लेते थे और हमें मदद मिला करती थी। लेकिन निश्चित तौर पर आपका सवाल वाजिब है कि इस बीच में इसमें गिरावट आई है और ये परस्पर एक दूसरे में भरोसे की कमी के रूप में मैं देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारा इतना बहुत शुक्रिया सर, बहुत इतनी शुक्रिया। जानकारी देने के लिए और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग को इतना बारीकी से समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सर। हमारे जो नए नवेले पत्रकार हैं वो अगर इन चीजों को नहीं जानेंगे तो शायद आगे आने वाले समय उन्हें काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये नए नवेले पत्रकारों के लिए वाकई में बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।